नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। एससी का बिजली की दरें बढ़ाने से एससी ने इनकार किया है। एससी का बिजली दरें बढ़ाने से इनकार है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। टाटा और अदानी पावर को एससी से बड़ा झटका लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हैं न्यूज रूम से। संदीप, आप और इस खबर को लेकर क्या अपडेट है और कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका हो सकता है? देखिए, टाटा पावर और अदानी पावर दो ऐसी कंपनियां जो कि सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड हैं और इनके लिहाज से देखा जाए तो बड़ा इंपैक्ट इन दोनों कंपनीज के ऊपर देखने को मिलेगा। और टाटा पावर और अदानी पावर को भी दोनों में अगर आप देखें तो अदानी पावर ये ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ज़्यादा इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और शायद यही एक कारण है कि टाटा पावर के मुकाबले जो अदानी पावर का शेयर है वो ज़्यादा आपको गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों को इनके जो दोनों के मुद्रा UMPPs हैं वहाँ से जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कई साल पुराना मामला है ये। एक्चुअली इंडोनेशिया ने 2010 में अपने जो कोयला इंपोर्ट के नियम है उसमें बदलाव किया था, जो टैक्स में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी करी थी, जिसका इंपैक्ट इनकी जो दोनों प्लांट है जो कि इंपोर्टेड कोयला यूज़ करते हैं इंडोनेशिया से, उनकी बिजली की दरों के ऊपर देखने को मिला था। देखिए, जब इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया था उस समय कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए जो बोली लगाई थी, जो PPA साइन करे थे इन्होंने 4 राज्यों के साथ, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। इन चारों राज्यों के साथ इन्होंने कंपेटिटिव बिडिंग के तौर पर अपने जो PPAs हैं वो साइन किए थे। जब इंडोनेशिया के नियम बदले 2010 में टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी की गई तो इनका जो इंपोर्टेड कोयले की कीमत है उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद इन्होंने CERC और एप्टल में एक अर्जी दी थी कि हाँ, ये जो सिचुएशन है इनके हाथ में नहीं है, इस वजह से इनकी जो बिजली की दरें उसे बढ़ा देना चाहिए। CERC और एप्टल ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये जो पूरा अपडेट आया था, जो इंडोनेशिया ने फैसला लिया था वो इनके हाथ में नहीं था, इसलिए बिजली की दरें बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन जो चारों राज्य हैं जिनको ये बिजली बेचने वाले थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी और अब जो फैसला आया वो चारों राज्यों के पक्ष में आया, यानी कि इन दोनों कंपनियों को बिजली की दरें बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी गई है। तो ये इन दोनों कंपनी के लिए काफी बड़ा ट्रिगर है। इनफैक्ट अगर आप देखें अदानी पावर के लिए बड़ी दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब CERC का फैसला आया था, जो उन्होंने दरें बढ़ाने की मंजूरी दी थी, उस समय अदानी पावर ने वो जो फैसला आया था उन नई दरों को अपने नंबर्स में ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था। टाटा पावर ने नहीं किया था। तो अब अदानी पावर के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, जिस वजह से संदीप आप बने रहिए हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर भी हैं, मार्केट एक्सपर्ट। अविनाश जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका कमेंट क्या होगा? अदानी पावर और टाटा पावर को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है एससी की तरफ से। एससी ने साफ तौर पर बिजली की दरें बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कितना बड़ा इंपैक्ट इन कंपनियों पर हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अडानी पावर पे होगा, क्योंकि अडानी पावर ने ऑलरेडी इंक्रीज टैरिफ रेट्स अपने वर्किंग में एस्टिमेट किए थे। तो ऑब्वियसली अडानी पावर के लिए काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये इंक्रीज ना होने का कारण ये है कि जो टैरिफ उन्होंने एज्यूम किया था कि आएगा वो अभी स्टेट्स ने रिफ्यूज किया है। रही बात टाटा पावर की, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा धक्का नहीं होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में दोनों ही पावर कंपनीज का जो रुझान होगा वो वीक है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको लग रहा है कि आगे ये दोनों कंपनीज वापस कोर्ट में जाएंगी और वापस एप्लीकेशन देगी कि ये टैरिफ बढ़ा दे, क्योंकि अदरवाइज इनके जो पावर ऑपरेशंस है वो बेसिकली अनवायबल होंगे। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के पावर राइज जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने के चांसेस डेफिनेटली लग रहे हैं। ओके, ठीक है। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। संदीप प्लीज। देखिए अविनाश, ये जो फैसला आया है, जाहिर सी बात है एप्टल ने ये फोर्स मेजर सिचुएशन की बात जो दोनों कंपनी से करी थी उसको ध्यान में रखते हुए कंपनसेटेड टैरिफ देने का फैसला यहाँ पे किया था। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला निकल के सामने आता है और चारों जो स्टेट्स जिनके साथ PPA साइन किए गए थे उनके हक में अगर फैसला सुनाया जाता है तो कितनी उम्मीद या तो फिर कितना रूम बच जाता है टाटा पावर और अदानी पावर जैसी कंपनीज के लिए, अगर वो फर्दर अपील करते भी हैं कि जो फैसला है उनके हक में आए? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली ये जो ये कोर्ट की जो रूलिंग आई है संदीप, हमको लग रहा है यहाँ पे स्कोप तो काफी लिमिटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इन स्टेट्स के फेवर में आया है तो उसके आगे अपील करना कोई समझदारी का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो दोनों कंपनी ने लगाए हैं, इनकी इकोनॉमिक रिटर्न आने के लिए इनको टैरिफ इंक्रीज बहुत ही जरूरी है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनके अर्निंग्स पे तो जरूर आएगा, बट लॉन्गर टर्म में देखना पड़ेगा कि ये अपील ये कर सकते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कितनी इंक्रीज टैरिफ पे होगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड से होगा तो ही बात बन सकती है, अदरवाइज ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए काफी दिक्कत की बात हो सकती है।
अगर अविनाश ऐसा होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कोई सेटलमेंट हो सकता है, दोनों कंपनीज जो हैं वो जो चारों स्टेट्स हैं उनके साथ बातचीत कर सकती हैं, कोई बाहर का रास्ता निकाला जा सकता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन कंपनियों को एक वन टाइम पेमेंट के साथ कोई एक मसौदा निकाले इस पूरे मामले में, चारों स्टेट्स के साथ बातचीत करके, तो एक जो वन टाइम फ़ी है वो इनको देनी पड़ सकती है? और दूसरी बात, क्या जिस तरह से कोयले की कीमतों में गिरावट आई है और इंडिया में भी काफ़ी सरप्लस कोल है, क्या कहीं आपको एक पॉसिबिलिटी लगती है कि बावजूद इसके बजाय इसके कि इंटरनेशनली जो इंडोनेशिया में जो कोयला इंपोर्ट होता है उसकी बजाय अगर ये डोमेस्टिकली कोयला लेके इन प्लांट्स को रन करते हैं, तो क्या इनके लिए कहीं ना कहीं वायबल नज़र आता है आपको? और जिस तरह से ये जो कंपैरेटिवली बिड करके इन्होंने अपनी बोली लगाई थी, पीपीए साइन किए थे, क्या ये ऑप्शन बचता है इन कंपनीज के पास कि डोमेस्टिक कोयला लेके अपने प्लांट्स को रन किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा निवेश इन प्लांट्स में ऑलरेडी हो चुका है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट कोल के कीमतों पे हमने डोमेस्टिक ट्रेंड जो देखी है वो काफी सॉफ्ट है, और इसका फायदा ये दोनों कंपनीज अपने जो रिवर्स प्रपोजल है वो वहाँ पे जरूर देने की कोशिश जरूर करेंगे। एज फार एज वन टाइम पेमेंट फी की बात है, पेमेंट सेटलमेंट की है, तो वो तो मेरे ख्याल से जब आर्बिट्रेशन होगा तभी देखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट है पावर का, उसको लेके शायद रिवर्किंग हो जाए कि इंडोनेशिया से कोल लेने के बजाय अगर लोकल कोल यूज किया जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छा रिवर्क करके इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा वायबल बनाया जा सकता है। ओके, चलिए हमारे साथ टीएस हरिहर भी हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस खबर के ऊपर, क्योंकि टाटा पावर और अदानी पावर को एक बड़ा झटका माना जा रहा है इस खबर के बाद? आपकी प्रतिक्रिया सर? बिल्कुल, आई थिंक ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है दैट इज डेफिनेटली नेगेटिव एज फार एज पावर जनरेटर्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज इंडिया में पावर इज ऑलरेडी बीइंग सप्लाइड एट मच लोअर देन इकोनॉमिकल कॉस्ट। जी, ये जो ऑर्डर आया है इसका पावर बढ़ाने का जो क्षमता आपके पास दोबारा लौटूंगा। कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर है ये, और हम लगातार इसके ऊपर आपको भी बता रहे हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट आने वाले समय में इन दोनों कंपनियों के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन अविनाश, मेरा एक सवाल आपसे और होगा, क्या कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बाकी पावर कंपनियों पर भी आप देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सेंटिमेंटली पावर सेक्टर पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उम्मीद थी कि ये टैरिफ बढ़ेंगे, और अगर ये टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ना करने को बोला है तो डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हैं कंपनियां, इनके लिए थोड़ा सा अनसर्टन फेज रहेगा। क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ाती नहीं है तो मेरे ख्याल से इनके लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है कि इनके प्रोजेक्ट वापस वायबल पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पावर कंपनीज के लिए अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा नेगेटिव रहना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल पावर सेक्टर के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ टीएस हरिहर हैं। मिस्टर हरिहर, एक बार फिर से आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इसे मान रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक लंबे समय के लिए भी पावर सेक्टर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना रहेगा, या फिर आपको लगता है कि ये बेहद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा? मिस्टर हरिहर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस खबर का आप कितना, आपके हिसाब से कितने लंबे समय तक इस खबर का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा इन कंपनियों पर, या फिर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ने वाला है? जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हरिहर आपका हमसे जुड़ने के लिए, साथ ही अविनाश गोरक्षकर आपका भी, संदीप आपका भी, इस खबर पर पूरी बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा आज मिल सकता है। सबसे पहले बात बम्पर कॉल की, जहां पर आपके लिए आज इंट्राडे में सबसे ज्यादा कमाई के मौके हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल निकिल, जहां पे 655 के स्तर पर बाइंग की सलाह है, 670 का टारगेट होगा, 645 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आज की दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,750 के स्तर पर बाई करिए, 28,950 का टारगेट होगा। और तीसरी कॉल जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, चांदी में 41,400 रुपए के स्तर पर बाई करिए, 41,800 का टारगेट होगा, 41,200 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं कि
गोल्ड के दाम इस साल अब तक किस तरह से बढ़े हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस की राय क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गोल्ड के दाम इस साल कितने बढ़े हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाजिर बाजार में जनवरी से अब तक गोल्ड के दाम करीब 800 रुपये तक बढ़े हैं। दिल्ली में 27,925 का भाव था 3 जनवरी को, जो अब बढ़ के 28,725 के स्तर पर पहुंच चुका है। मुंबई में 27,875 रुपये के भाव बिकने वाला गोल्ड जनवरी के महीने में अब बढ़ के 28,700 के स्तर पर बिक रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद में 28,175 रुपये का भाव था 3 जनवरी को, जो अब बढ़ के 28,975 रुपये हो गया है। और जयपुर में 27,900 रुपये का गोल्ड अब बढ़ के 28,725 के स्तर पर पहुंच गया है। और सिर्फ गोल्ड में ही नहीं बल्कि चांदी में भी एक बड़ी तेज़ी आई है। और चांदी की बात करें तो दिल्ली में 3 जनवरी को 39,950 रुपये का भाव था चांदी का, जो अब बढ़ के 41,925 के स्तर पर पहुंच गया है। और मुंबई में 39,570 का स्तर था, जो अब बढ़ के 41,525 के स्तर पर पहुंच चुका है। अहमदाबाद में 39,000 से बढ़कर 41,525 और जयपुर में 39,125 से बढ़कर 41,125 रुपये का भाव हो चुका है। तो अब ऐसे में आपको गोल्ड में करना क्या चाहिए? हमने 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस की राय ली है इस मुद्दे पर कि आपके लिए गोल्ड में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा। केडिया कमोडिटी का मानना है कि गोल्ड में आपके लिए बिकवाली करना बेहतर रहेगा, आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। MCX पर आपको 28,000 रुपये का लक्ष्य दिख सकता है 10 दिन में। और ट्रस्ट लाइन का मानना है कि आप गोल्ड में 29,000 के भाव पर बिकवाली करें, 28,000 रुपये तक दाम आ सकते हैं। तमाम बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप गोल्ड में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। SMC की राय है कि MCX पर 28,800 के भाव पर बिकवाली करें, 28,400 का टारगेट आपको 10 से 15 कारोबारी दिन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का व्यू है कि आप करंट रेट पर मौजूदा स्तर पर बिकवाली करें, आपको 27,800 का स्तर 1 महीने के अंदर गोल्ड में दिख सकता है। और कार्वी कॉमट्रेड ने भी 27,970 का टारगेट यहाँ पर दिया है, यानी इनकी भी राय बिकवाली की है। तो तमाम बड़े एक्सपर्ट गोल्ड में बिकवाली की सलाह शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इंट्राडे में जानकारों की क्या राय है, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, कुणाल शाह हैं और साथ ही हमारे साथ रवि सिंह हैं। कुणाल, इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? कुणाल, लगता है कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा। रवि, आपका व्यू क्या है इंट्राडे के लिए गोल्ड में? देखिए, आज सिर्फ आज की ट्रेड के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ा सा रुपए की वीकनेस का फर्क पड़ेगा और एक बार 28,950 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो पोजीशनल कॉल देख रहे हैं सेल करने के लिए, वो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वापस से सेल करने के लिए। बट इंट्राडे में एक बार थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आपको 100 से 150 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ पर खरीद कर यहाँ पर बाई कर सकते हैं। कुणाल शाह भी हमारे साथ हैं। कुणाल, इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि सोने और चांदी में इंट्राडे में बाई करके चलना चाहिए? कुणाल जी हाँ, मेरे हिसाब से इंट्राडे में बाइंग करना चाहिए। ये जो नॉर्थ कोरिया और US को लेके जो बातें चल रही है, इसमें ऐसे ही सिनेरियो में गोल्ड में सेलिंग करना डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बाइंग करके काम करना चाहिए। गोल्ड 28,950 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ओके, ठीक है। सिल्वर पर आपकी राय कुणाल, चांदी में क्या करना चाहिए? सेम, सिल्वर भी मुझे बुलिश लग रहा है। 41,350-400 के आसपास बाइंग करके 41,700-750 के टारगेट्स के लिए इंट्राडे में आपको होल्ड करना चाहिए। क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल के ऊपर आपका व्यू रवि सिंह क्या होगा? क्रूड का मार्केट 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, WTI क्रूड। और क्या आपको लगता है कि क्रूड में अभी कुछ और अपसाइड की गुंजाइश बची हुई है? क्योंकि लीबिया में जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड था क्रूड का, वो बंद हो चुका है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। क्या इंपैक्ट आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं? बिल्कुल फंडामेंटल आप देखें मृत्युंजय जी तो सपोर्टिव है। यहाँ पर अभी क्रूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया वीक है, तो भारतीय बाज़ारों में एक बार 3480 से 3500 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे या फिर आप अगर थोड़ा सा एक हफ्ते का व्यू रखते हैं तो फिलहाल बाय करके चलने में ज़्यादा समझदारी। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर लीबिया का आपने बताया, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो ओपेक कंट्रीज़ की इन्वेंट्री भी घटी है। रशिया की देख लें या फिर सऊदी अरेबिया के देख लें, जो सप्लाई करते हैं मलेशिया, सिंगापुर को, इन सब की इन्वेंट्री घटने की वजह से भी आगे जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ओके,
कुणाल, आपका व्यू ओवरऑल मेटल मार्केट के ऊपर क्या होगा? मेटल में आज के लिए आपकी राय क्या है और आपकी टॉप पिक क्या है? जी, मेटल में मुझे निकल बहुत अच्छा लग रहा है। निकल मौजूदा स्तर से बाई कर सकते हैं। निकल की मार्केट में जो डेफिसिट है वो ये साल बढ़ के -50 के हो जाएगी और नेक्स्ट साल ये बढ़ के -120 के तक जा सकती है। सो मुझे निकल सभी बेस मेटल में अंडर परफॉर्मर है और लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने बाद निकल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। यूरोप का जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज़ अराउंड 1.7%। सो यूरोप इज़ डूइंग बेटर। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टेनलेस स्टील का और वहाँ से ही निकल की डिमांड आती है। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे निकल। आप अगर थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से भी वेट कर सकते हैं तो आपको 700 रुपये के लेवल आराम से देखने मिल सकते हैं।